नमो नमः। पठतु संस्कृतम जयतु संस्कृतम। चलिए हम आप लोगों के साथ भाषा विज्ञान के प्रश्नों पे चर्चा करते हैं, जो कि 18 तारीख की आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं, और इस PDF के माध्यम से हम आपको अधिक प्रश्न करा सकते हैं। तो इसलिए हम PDF प्रश्नों की श्रृंखला एक लेके आए हैं भाषा विज्ञान के, जो कि आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगी। तो हम देखते हैं आज का पहला प्रश्न जो है कि भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन क्या है। तो विकल्प है प्राचीन काल की देन, मध्यकाल की देन, आधुनिक काल की देन, आधुनिक युग की देन, इनमें से कोई नहीं। तो जो सही उत्तर है तो मध्यकाल की देन। भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन क्या है? मध्यकाल की देन। दूसरा प्रश्न है, भारतीय भाषा वैज्ञानिकों में गणना नहीं होती है। इनमें से भोलानाथ तिवारी, देवेंद्र नाथ शर्मा, ब्रेल महोदय और डॉक्टर मंगल देव शास्त्री कौन है विकल्प सही जिनकी की भाषा वैज्ञानिकों में गणना नहीं होती है? तो ब्रेल महोदय की भाषा वैज्ञानिकों में गणना नहीं होती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने जो आने वाला है वो है तीसरा प्रश्न। भाषा विज्ञान को अध्ययन की दृष्टि से विभक्त किया गया है 2 भागों में, 3 भागों में, 5 भागों में, 6 भागों में। तो कितने भागों में विभक्त किया गया है भाषा विज्ञान को अध्ययन की दृष्टि से? किसकी दृष्टि से? अध्ययन की दृष्टि से भाषा विज्ञान को कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो 2 भागों में विभक्त किया गया है। चौथा प्रश्न है, भाषा विज्ञान के प्रधान विषयों के अंतर्गत नहीं है अर्थ विचार, वाक्य विचार, रूप विचार। तो ये जो लिपि भाषा विज्ञान के प्रधान विषयों के अंतर्गत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न जो है, एक मिनट, गौड़ विषय के अंतर्गत कौन है? गौड़ विषय के अंतर्गत कौन है? प्रागैतिहासिक खोज, व्युत्पत्ति शास्त्र, शब्द समूह, ध्वनि विचार। ध्यान से देखिएगा, तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो है ध्वनि विचार। ध्वनि विचार गौड़ विषय के अंतर्गत क्या नहीं है? ध्वनि विचार गौड़ विषय के अंतर्गत नहीं आते हैं। ध्वनि नियमों का अध्ययन किया जाता है अर्थ विचार के अंतर्गत या रूप विचार के अंतर्गत, ध्वनि विचार के अंतर्गत, लिपि के अंतर्गत। तो जो इस छठे प्रश्न का सही उत्तर है ध्वनि विचार के अंतर्गत। हम लोग ध्वनि नियमों का अध्ययन किसके में करते हैं? ध्वनि विचार के अंतर्गत। भाषा रूपी भवन में ध्वनि को क्या कहा गया है? भाषा रूपी भवन में ध्वनि को क्या कहा गया है? दीवार, छत, नींव, फर्श। तो नींव कहा गया, क्योंकि नींव बहुत ही मजबूत होती है। तो भाषा एक तरह से नींव है। फिर आइए नेक्स्ट प्रश्न है, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में कौन है इसके? सर जॉर्ज अब्राहम, ग्रियर्सन, रुडोल्फ आर्नले, एफ.एल. केलॉग, जॉन विम्स। तो जो सही उत्तर है सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, ये लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक हैं। नेक्स्ट, द्रविड़ भाषाओं का तुलनात्मक व्याकरण रचना के लेखक हैं। द्रविड़ भाषाओं के तुलनात्मक व्याकरण के रचना के लेखक कौन है? बिशप कोल्डवेल, जॉन वेब, एफ.एल. केलॉग, ग्रियर्सन। तो जो सही उत्तर है बिशप कोल्डवेल। नेक्स्ट, जैकब ग्रिम का समय क्या है?
तो जैकब ग्रिम का समय 1755 से 1863 है। देखिए अब सब विकल्प दिया है, आप लोग देख लीजिए। हम केवल सही विकल्प पे टिक करते जाएंगे जिससे कि आपको जल्दी से जल्दी ज़्यादा प्रश्नों की श्रृंखला को हम हल करा सकें। अब आइए, व्युत्पत्ति शास्त्र के प्रेरक विद्वान कौन रहे हैं? व्युत्पत्ति शास्त्र के प्रेरक विद्वान, व्युत्पत्ति शास्त्र के ऑगस्टन एफ पाट महोदय व्युत्पत्ति शास्त्र के प्रेरक विद्वान रहे हैं। प्रथम अमेरिकन भाषा विज्ञानी कौन थे? प्रथम अमेरिकन भाषा विज्ञानी कौन थे? तो विलियम व्हिटनी। भाषा परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? प्रयत्न लाघव। प्रयत्न लाघव भाषा परिवर्तन का मुख्य कारण प्रयत्न लाघव मुख्यों का आप सब जानते हैं। मास्टर साहब इसका भाषा विज्ञान के ऊपर जो हमारा पहले का वीडियो है, अगर आप देखेंगे तो उसमें थोड़ा डिटेल भी आपको मिल जाएगी, जो कि इसके प्लेलिस्ट पे आप जाइएगा संस्कृत पीजीटी यूजीसी के, तो आपको पूरा बहुत अच्छे से भाषा विज्ञान आदि के विषय में हम बताए हैं। नेक्स्ट, प्रथम अमेरिकन भाषा विज्ञानी विलियम व्हिटनी। भाषा परिवर्तन के मुख्य कारण प्रयत्न लाघव। मास्टर साहब का माफ साहब हो जाता है प्रयत्न लाघव के कारण। संस्कृत वाङ्मय में ध्वनि विज्ञान का प्राचीन नाम क्या है? शिक्षा व्याकरण निरुक्त कल्प। संस्कृत वाङ्मय में ध्वनि विज्ञान का प्राचीन नाम ध्वनि विज्ञान शिक्षक कहते थे। अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? 5 है। हिमंगलनम आपको पता है। आवृत्ति एवं उच्चारण समय का बोधक यंत्र कौन है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा कि आवृत्ति एवं उच्चारण समय का बोधक, ये है मेन उच्चारण समय का बोधक कौन है? तो केमोग्राफ, तो स्पेक्ट्रोग्राफ महोदय हैं। हाँ, कौन है? स्पेक्ट्रोग्राफ महोदय हैं। आवृत्ति एवं उच्चारण समय का बोधक यंत्र क्या है? स्पेक्ट्रोग्राफ है। नेक्स्ट 18 प्रश्न की ओर हम चलते हैं। ध्वनि परिवर्तन का आंतरिक कारण क्या है? प्रयत्न लाघव, क्षिप्र भाषण या ध्वनियों का परिवेश, बलाघात। अब ध्यान से देखिएगा, आंतरिक कारण जब ध्वनियों का पूछेगा तो उसमें आपको बताना है कि ध्वनियों का परिवेश, ध्वनि परिवर्तन का आंतरिक कारण, ध्वनि परिवर्तन का आंतरिक कारण ध्वनियों का परिवेश है। फिर आइए नेक्स्ट, ध्वनि परिवर्तन का बाह्य कारण क्या है? ध्वनि परिवर्तन का बाह्य कारण क्या है? ध्वनियों की अपनी प्रकृति, सहजीकरण, शब्दों की असाधारण लंबाई या ध्वनियों का परिवेश। तो सहजीकरण। ध्वनियों का बाह्यकरण, लोग मुख सुख जल्दी में कहना चाहते हैं, जैसे स्टेशन को टेशन बोल देते हैं। नकर का नगर किस ध्वनि परिवर्तन का कारण है? घोषीकरण, अल्पप्राणीकरण, अघोषीकरण, महाप्राणीकरण। इसमें कौन सही उत्तर होगा? तो चलिए देखते हैं। नकर का नगर हो जाता है एक घोषीकरण में। पाली भाषा में कौन संधि नहीं है? विसर्ग, स्वर, व्यंजन, अनुस्वार। तो विसर्ग संधि पाली भाषा में नहीं है। वैदिक संस्कृत के साथ अत्यधिक साम्य रखने वाली ईरानी भाषा कौन सी है? ईरानी भाषा कौन है? पश्तो, फारसी, पहलवी, अवेस्ता। तो अवेस्ता भाषा जो है ये आपका ये वैदिक संस्कृत के साथ अत्यधिक साथ रखने वाली ईरानी भाषा है। नेक्स्ट, केवल वैदिक संस्कृत में पाया जाने वाला लकार कौन है? एक पूछा गया कई बार, तो ये लेट लकार। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल माना गया है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल 1000 ईसा पूर्व से अब तक का माना गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सम्मुख हाजिर है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा को संक्षिप्त रूप में क्या कह सकते हैं?
आधुनिक भारतीय आर्य भाषा को संक्षिप्त रूप में क्या कह सकते हैं? तो संक्षिप्त रूप से NIA कहते हैं। NIA आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का समय क्या माना गया है? 500 ईसा पूर्व से 1000 मध्य का है, 1000 से अब तक आधुनिक का हो गया। आकृति मूलक 27वां प्रश्न देखिए, आकृति मूलक वर्गीकरण को नहीं कहते हैं रूपात्मक या पदात्मक, रचनात्मक, ध्वन्यात्मक? क्या नहीं कहते हैं? ध्वन्यात्मक। आकृति मूलक वर्गीकरण को ध्वन्यात्मक नहीं कहते हैं। अद्यावधि उपलब्ध भाषाओं को भौगोलिक खंडों में विभक्त किया गया है। 4, 5, 6, 10 कितने खंडों में अद्यावधि उपलब्ध भाषाओं को भौगोलिक खंडों में विभक्त किया गया है? अभी तक उपलब्ध भाषाओं को भौगोलिक कितने भौगोलिक खंडों में विभक्त किया गया है? कुल 10 भौगोलिक खंडों में विभक्त किया गया है। ईरानी भाषा में स्वर की संख्या कितनी है? ईरानी भाषा में स्वरों की संख्या, ये ईरानी भाषा में पूछ रहा है, तो 8 है। स्वरों की संख्या 8 है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 30वां प्रश्न, ईरानी भाषा में कौन सा वर्ग नहीं है? कवर्ग, टवर्ग, तवर्ग या चवर्ग? कौन वर्ग नहीं है? तो टवर्ग वर्ग नहीं है। नेक्स्ट आइए, वैदिक संस्कृत में भाषा में मूल ध्वनियाँ हैं। वैदिक संस्कृत भाषा में मूल ध्वनियाँ कितनी हैं? 52 ध्वनियाँ हैं। अरे क्षमता। अब देखिए 31 प्रश्न, वैदिक संस्कृत भाषा में कुल मूल ध्वनियाँ 52 है। 52 ये है वैदिक संस्कृत में। लौकिक संस्कृत में ध्वनियाँ 48 ध्वनियाँ हैं। 33, जिसके उच्चारण में वायुमुख विवर से निर्बाध बाहर निकलती है वो कौन है? स्वर। इसमें क्या होता है? वायुमुख विवर से निर्बाध गति से बाहर निकलती है। वायु प्रयत्न श्वास का दूसरा नाम क्या है? वायु प्रयत्न श्वास का दूसरा नाम क्या है? अघोष। बाह्य प्रयत्न नाद का दूसरा नाम क्या है? नाद को बाह्य प्रयत्न में क्या कहते हैं? घोष। स का ध्वनिवर्ग क्या है? स का ध्वनिवर्ग क्या है? संघर्षी। याद रखिएगा, ये जो स है तालव्य, इसको संघर्षी कहते हैं। क का घोष रूप है। क का घोष रूप क्या है? ग होगा घोष रूप। आ कैसा स्वर है? केंद्रीय स्वर है, इसको समृद्ध स्वर भी कहते हैं। ऊ कौन सा स्वर है? ऊ पश्च स्वर है। केंद्रीय स्वर आ है, पश्च स्वर ऊ है। ये प्रश्न पूछे भी गए हैं, तो हम शीघ्रता से कराने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग देखते रहिए अच्छे से। आय कौन सा स्वर है? अर्ध विवृत, विवृत, समृत, अर्ध समृत। आय है अर्ध समृत, अर्ध विवृत स्वर है, अर्ध विवृत। ओ कैसा स्वर है? इनमें प्रश्नकात जरूर आएंगे। ओ कौन सा स्वर है? अर्ध समृत है। ओ अर्ध समृत स्वर है। ध्वनि नियम नहीं है। ग्रीम, ग्राफमान, वर्णर, धातु नियम, तो आपको पता है ग्रीम, ग्राफमान ये सब उसके हैं। धातु नियम जो है भाषा विज्ञान का प्रश्न नहीं है। कौन नियम? धातु नियम घा, ये भाषा विज्ञान का प्रश्न नहीं है। ध्वनि नियम नहीं है। ग्रीम नियम के अनुसार घोष महाप्राण का परिवर्तित रूप क्या है? अघोष महाप्राण, घोष अल्पप्राण, अघोष अल्पप्राण, संघर्षी अघोष अल्पप्राण। क्या देखना है? ग्रीम नियम के अनुसार घोष महाप्राण किसमें परिवर्तन होता है? घोष महाप्राण किसमें परिवर्तन होता है? तो घोष अल्पप्राण में होता है। ग्रीम नियम के अनुसार घोष का महाप्राण जो है वो घोष अल्पप्राण में परिवर्तित होता है। नेक्स्ट प्रश्न चलिए देखते हैं हम लोग।
ये है कि ग्रिम नियम के अनुसार निम्न जर्मन में बुक का उच्च जर्मन में परिवर्तन स्वरूप क्या हो जाएगा। जब क्या कह रहे हैं, बुक का निम्न जर्मन से उच्च जर्मन में परिवर्तन होगा तो इनको क्या बोला जाएगा, बुच। खा वाला विकल्प सही है, BUCH। नेक्स्ट, ग्रिम मत में निम्न जर्मन THREE का उच्च जर्मन में जब परिवर्तन करेंगे तो क्या बोलेंगे, DREI, ड्री। ग्राफमान नियम के अनुसार संस्कृत दधाम का मूल भारोपी रूप क्या होगा। दधाम का मूल भारोपी किसके अनुसार, ग्राफमान में नियम के अनुसार संस्कृत दधामी का मूल भारोपी क्या हो जाएगा, दधामी हो जाएगा। विकल्प का सही होगा, दधामी। प्राचीन नागरी लिपि ब्राह्मी लिपि किस शैली से विकसित है, उत्तरी शैली से। प्राचीन नागरी लिपि ब्राह्मी लिपि की किस शैली से विकसित है, तो उत्तरी। रोमन लिपि क्या है, रोमन लिपि ध्वनि लिपि है। मक्का मदीना में विकसित अरबी लिपि का नाम क्या है, नफ्खी। मक्का मदीना में विकसित अरबी लिपि का नाम नफ्खी है। ग्रीक लिपि में कितने चिन्ह हैं, ग्रीक लिपि में कुल 24 चिन्ह हैं। ग्रीक लिपि में कितने चिन्ह हैं, 24। प्रोफेसर ब्यूलर के मत में ब्राह्मी लिपि में कितने अक्षर हैं, ब्राह्मी लिपि में 24 अक्षर हैं। देखिए, हम अधिक प्रश्न कराने के लिए थोड़ा जल्दी चल रहे हैं, आप लोग भी समझते जाइए। ब्यूलर के मत में ब्राह्मी लिपि में कितने अक्षर थे, 24। अंग्रेजी भाषा भारोपी परिवार को किस भाषा से संबद्ध किया गया है, किस भाषा से संबद्ध है अंग्रेजी भाषा, तो जर्मनिक। 52 में क्या सही उत्तर होगा, जर्मनिक। अवस्था भारोपी परिवार की किस शाखा से संबंध है, अवस्था भारत ईरानी से। अवस्था भारोपी परिवार की किस शाखा से संबद्ध है, ईरानी से। नेक्स्ट प्रश्न आइए, पाली और संस्कृत किस काल की भाषा है, पाली और संस्कृत किस काल की भाषा है, मध्यकालीन भारतीय आर्य। गा विकल्प है। पाली भाषा थी विद्वानों की, शिक्षितों की, जनसामान्य की, अशिक्षितों की, जनसामान्य की भाषा थी पाली। भरत मुनि के अनुसार प्रकृति भाषाएं कितनी हैं, तो भरत मुनि के अनुसार प्रकृति भाषाएं हैं 7। प्राकृत भाषाएं 7 हैं, किसके अनुसार, ए भरत मुनि के अनुसार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है काकेशी भाषा है। काकेशी भाषा में विभक्तियाँ कितनी हैं, काकेशी भाषा में कुल कितनी विभक्तियाँ हैं, तो 23 विभक्तियाँ। कितनी हैं, 23 विभक्तियाँ हैं काकेशी भाषा में। तो विकल्प ख सही है, ये देखिए 23 है काकेशी भाषा में विभक्तियाँ हैं 23। उच्चारण अवयव नहीं है, उच्चारण अवयव नहीं है क्या, वाग यंत्र, नासिका व्यूह, स्वर यंत्र, कर्ण। तो कर्ण जो है ये उच्चारण अवयव नहीं है। जिह्वा अवयव है क्या, गतिशील, कठोर, स्थिर, चंचल। तो जिह्वा क्या होती, गतिशील होती है। इनमें से किसे कंठ पिटक कहते हैं, कंठ पिटक किसे कहते हैं, स्वर यंत्र को कंठ पिटक कहते हैं। जिह्वा के कितने भाग होते हैं, जिह्वा के 5 भाग होते हैं। कंठ ध्वनि नहीं है, तो आप देख रहे हैं कि अकुह आ और कवर का, खा, गा, घा। तो अच्छा क्या है, चा कंठ ध्वनि नहीं है। कंठ ध्वनि है, कंठ ध्वनि कौन है इनमें से, का क्या है, कंठ ध्वनि है। विसर्ग का उच्चारण स्थान है कंठ, क्योंकि अकुह विसर्जनीय नाम कंठा।
तो कंठ है। इनमें कौन सी ध्वनि नासिका एवं तालु से बोली जाती है? इया कैसे बोली जाती है? 65 नंबर प्रश्न। कंठ नासिका और तालु से बोली जाती है। आभ्यंतर प्रयत्न के अनुसार स्वर के कितने भेद हैं? आभ्यंतर प्रयत्न के अनुसार स्वर के भेद 4 हैं। आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों की संख्या कितनी है? आभ्यंतर प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों की संख्या 8 है। स्पर्श व्यंजन नहीं है। चा स्पर्श व्यंजन है नहीं, क्योंकि ये भाषा विज्ञान पढ़ रहे हैं आप लोग। अल्पप्राण ध्वनि नहीं है। अल्पप्राण ध्वनि कौन नहीं है? तो ये 69 प्रश्न है। खा विकल्प सही है। महाप्राण ध्वनि नहीं है। महाप्राण ध्वनि नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा? खा, घा, छा, चा। महाप्राण ध्वनि कौन सी नहीं है? 70 नंबर प्रश्न में चा। चाकू से काचू में विपर्यय हो जाता है। किससे? व्यंजन विपर्यय से। चाकू से काचू अगर हो जाता है तो किस विपर्यय से? व्यंजन विपर्यय से। नेक्स्ट चलिए 72 नंबर प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अनाज का नाज ध्वनि परिवर्तन की कौन सी दिशा है? अनाज का जब नाज हो जाता है तो इसमें आ का क्या हो गया है? लोप हो गया है, अर्थात विकल्प नंबर खा सही है। विकल्प खा सही है। लोप हो जाता है अनाज से नाज हो करने के लिए। नेक्स्ट 73 ध्वनि परिवर्तन में लोप के कितने प्रकार होते हैं? ध्वनि परिवर्तन में लोप के 3 प्रकार होते हैं। समीकरण के प्रकार कितने होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। ब्रील के अनुसार अर्थ विकास की दिशाएं कितनी होती हैं? ब्रील महोदय के अनुसार अर्थ विकास की कुल 3 दशाएं होती हैं। अब आइए, मृग का हिरण, यह अर्थ किस विकास की दिशा है? मृग का हिरण हो जाना ये अर्थ संकोच है। मृग हिरण। कुशल उदाहरण किसका है? अर्थ विस्तार, अर्थादेश का, अर्थ संकोच का, या अर्थोत्कर्ष का? अर्थ विस्तार का। कुशल उदाहरण है अर्थ विस्तार का। प्राचीन काल से भारतवर्ष में कितनी लिपियों का प्रचार हुआ है? 78 नंबर 3 लिपियों का प्रचार हुआ है। ब्राह्मी लिपि कैसी लिपि है? वैज्ञानिक लिपि है। ब्राह्मी लिपि वैज्ञानिक लिपि। ग्रिम नियम का संबंध कितनी स्पर्श ध्वनियों से है? ग्रिम नियम का संबंध कितनी स्पर्श ध्वनियों से है? 9। उष्ट्र का ऊंट ध्वनि परिवर्तन किस दिशा में है? ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है। क्या है उष्ट्र का ऊंट? ये है अनुनासिकता की दिशा है। अनुनासिकता की दिशा है। उष्ट्र का ऊंट अनुनासिकता की दिशा है। नेक्स्ट प्रश्न चलिए 82 नंबर पे। स्टूल का फटूल करने पर किसका आगम होता है? 81 हो गया था। स्टूल का फटूल स्वर का आगम होता है। देखिए स्टूल का फटूल कर दिए तो स्वर का आगम हो गया, क्योंकि सा पहले आधा था। इसमें क्या किए, सा पूरा कर दिए तो स्वर लगा दिए तो स्वर का आगम हो गया। इस थाली से थाली में किसका लोप हो गया है? आप देख रहे हैं कि व्यंजन का लोप ऐसे दिख रहा है। तो व्यंजन का दिखा दीजिए। लखनऊ का नखनऊ में विपर्यय किसके कारण हुआ है? पार्श्ववर्ती व्यंजन, दूरवर्ती व्यंजन, पार्श्ववर्ती स्वर विपर्यय, दूरवर्ती, तो विकल्प खा सही होगा। दूरवर्ती व्यंजन विपर्यय ये सही है। स्वराघात कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के स्वराघात होते हैं। वैदिक ध्वनि समूह में स्वरों की संख्या कितनी है? तो 13 है। वैदिक स्वरों की संख्या
वैदिक ध्वनि समूहों में स्वरों की संख्या कितनी है? तो 13 है। नेक्स्ट, तो इस प्रकार से ये भाषा विज्ञान के हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा किए। और आप किसी भी प्रकार की अगर समस्या है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 74 089 63 1000 पर व्हाट्सएप मैसेज करके भेज सकते हैं। कुछ भी पूछना हुआ तो हमारे इस मोबाइल नंबर के व्हाट्सएप नंबर पर कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। संस्कृत सेवा 9 हर समय आपके लिए तत्पर रहेगा। आपके उत्तर हर समय देने के लिए तैयार हैं। आपके मदद के लिए हर समय हम खड़े हैं। अधिक से अधिक आप लोग पढ़ाई करिए और ताकि एक दिन पहले शांत भाव से अब पढ़िए। किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, समस्या हो, उलझन हो आपको तो व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, कहीं कोई समस्या आ रही हो तो। ठीक है मित्रों, आप लोग इसी प्रकार से अध्ययन में लगे रहिए। हम आगे भी आपके साथ जुड़े रहेंगे। जो लोग नए जुड़ रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दें। कहीं कोई कमी या अच्छाई दिख रहे हो तो कमेंट करके अवश्य बताएं। तो इन आज की कक्षा बस पूर्ण होती है। धन्यवाद मित्रों। नमो नमः।